लाजमी प्लेस करना है बाय लॉ। इशू क्या है? इशू ये है कि 15 अप्रैल इज टू लेट। बजट साइकिल आपका शुरू होता है पिछले साल अक्टूबर में, और बजट स्ट्रेटेजी पेपर जिसने प्रायोरिटीज बतानी है वो आएगा 15 अप्रैल को। तो इसका मतलब है बजट जो बजट का साइकिल है वो तो खुद उससे तकरीबन 6 महीने पहले शुरू हो चुका है। तो हमारी सजेशन ये है कि ये जनवरी या एट मोस्ट फरवरी में जाना चाहिए। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आगे मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं कि इसके साथ हुआ क्या है। दूसरी बात, इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया गया है कि दिस डेडलाइन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन एक्सट्रीम सिचुएशन, यानी कि ये 15 अप्रैल की डेडलाइन भी जो है ये आप रिलैक्स कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपकी कंट्री में एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है कि देखें अब एक्सट्रीम सिचुएशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि लिखा हुआ नहीं है एक्ट के अंदर। अब एक्सट्रीम सिचुएशन आपको इसको कहेंगे, क्या बजट बनाने वाले अगर तैयार ना हो तो क्या ये भी एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, या जंग लग जाए खुदा ना खास्ता तो उसको आप एक्सट्रीम सिचुएशन कहेंगे। तो पहले तो 15 अप्रैल लेट है, फिर 15 अप्रैल की जो डेडलाइन है, क्योंकि देखिए समझें बजट स्ट्रैटेजी पेपर से बजट डिराइव होगा, तो स्ट्रैटेजी पेपर जो है वो इतना लेट आएगा तो बजट बनाने का टाइम क्या है उसके बाद, और एक्चुअली बजट उससे पहले बनना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशन में ये रिलैक्स हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम है कि ये डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमको ये नहीं कह रहे कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन को या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को, हम उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे हैं। अमेंडमेंट्स इसीलिए होती हैं इंप्रूवमेंट के लिए। अच्छा, आप हैरान होंगे कि मैं आपको प्रॉब्लम ये बता रहा हूं कि ये 15 अप्रैल है, इस साल आपको पता है क्या अमेंडमेंट हुई है इसमें? अब अमेंडमेंट होनी क्या चाहिए थी कि इसको 15 जनवरी कर दें या एट मोस्ट 15 फरवरी कर दें। इस साल अमेंडमेंट ये हुई है इस एक्ट में कि 15 अप्रैल की बजाय इसकी डेडलाइन है 10 मई। अब आप मुझे ये बताएं कि 10 मई पे बजट स्ट्रेटेजी पेपर अगर आएगा और 10 जून को आप बजट प्रेजेंट करेंगे और बजट बनना शुरू हो जाए अक्टूबर से, तो 10 मई को बजट स्ट्रेटेजी पेपर आने का फायदा क्या है? ये बात समझ गए? इशू समझ आ गया आपको? अब आगे चले। फिर हमारा एक और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005, जिसके मुताबिक ये है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है एक्सक्लूडिंग फॉरेन ग्रांट्स वो 3.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, और जो आपका डेट है वो इनिशियली 60% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, और फिर उसमें ग्रेजुअली कमी आती जाए। तो 2022-23 तक जो उस एक्ट के मुताबिक नंबर बनता है वो बनता है 57.5, यानी कि अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो होना चाहिए, पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो, वो 57.5% होना चाहिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर किस रिसर्च से आए हैं? क्या हमारे लिए ऑप्टिमल नंबर 3.5 है, और क्या हमारा डेट का जो ऑप्टिमल नंबर है वो 57.5 है? इसके पीछे क्या रिसर्च है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? और हम तो देख रहे हैं कि ये हमेशा वायलेट होता है। तो अगर एक्ट वायलेशन के लिए बनाना है तो फिर तो कोई नंबर भी लिख सकते हैं। आप देखें ना, तो हमारा कभी डेफिसिट 3.5 से नीचे आया है, और जब से ये एक्ट बना है एक साल के अलावा ना हमारा कभी डेट 60% पे आया है। इस साल हमारा डेट टू जीडीपी रेशो 74% है। तो इशू ये है कि आप अगर इसमें अमेंडमेंट नहीं करते, या तो आप स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर लें इसको, या फिर आप डेट इसमें एक्ट में अमेंडमेंट कर लें। तो अगर आप फेडरल गवर्नमेंट एक्ट को जो असेंबली के फ्लोर पे बना पास हुआ उसको फेडरल गवर्नमेंट वायलेट करेगी, तो आप और किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो ऑनर करेगा, अगर फेडरल गवर्नमेंट खुद उसको वायलेट करती है? ये इशू है। प्रोसीजरल इशू में आ जाएं। सबसे पहला मैं वहीं से चलूंगा, जो बजट स्ट्रेटजी पेपर जिसको मैं कह रहा हूं 15 जनवरी होना चाहिए, 15 अप्रैल की बजाय हमने इस साल अमेंडमेंट कर दी, वो 10 मई हो गया। अब ये तो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट,
अमेंडमेंट मैंने आपको बताई और एक्चुअल एक्ट बताया। अब आपको एक्चुअल रियलिटी बताऊं। इस साल आपको पता है बजट स्ट्रेटजी पेपर कब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे प्लेस हुआ? 13 या 14 जून को। एक्ट कहता है 15 अप्रैल और बजट स्ट्रेटजी पेपर वेबसाइट पे प्लेस होता है 13 या 14 जून को, और 9 जून को तो आपका बजट प्रेजेंट हो गया था। बजट स्ट्रेटजी पेपर होता है कि भाई आपने इस तरह बजट बनाना है और ये हमारी स्ट्रेटजी है, और हम लोग, हम इकोनॉमिस्ट, आम आवाम, पार्लियामेंटेरियंस, उन सारों ने बजट स्ट्रेटजी पेपर देख के गवर्नमेंट को बताना है कि आपकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, इनमें इस तरह चेंज लाएं। तो बजट के 3 दिन के बाद बजट स्ट्रेटजी पेपर हमें मिल रहा है, हम उसमें क्या चेंज सजेस्ट करें? समझ रहे हैं अपने इश्यूज? आप कुछ नंबर से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते, हमारे इश्यूज कुछ और हैं। फिर 4300 समथिंग पेजेस हैं, ठीक हो गया? अब ये 4000 वाले पेजेस जो हैं, पेजेस की बुक्स, ये पार्लियामेंटेरियन को कब मिलती हैं? ये पार्लियामेंटेरियन को मिलती हैं उस दिन जिस दिन असेंबली के फ्लोर पे बजट प्रेजेंट होता है। 14 डेज हैं असेंबली में डिस्कशन के। अगर एक, मैं तो खुद फिस्कल पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूं, एक फिस्कल पॉलिसी का एक्सपर्ट भी अगर उन 4000 पेजेस वाले 12 डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहे तो 14 दिन में शायद ना पढ़ सके। तो हमारे पार्लियामेंटेरियन से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 14 दिन में सारे पढ़ के उसके ऊपर हेल्दी डिबेट करेंगे? इम्पॉसिबल। फिर एक्सेस एंड सप्ली, हमारा एक प्रोसीजर ये है जो कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत है उसकी, लेकिन उसका हम गलत यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, और वो होता है एक्सेस एंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये होता है कि आप बजट जितना अप्रूव हुआ उससे ज्यादा स्पेंड कर लें, या किसी ऐसे हेड के लिए, अब ये होते तो एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए, लेकिन हम उसे मिस यूज करते हैं, या किसी आइटम के लिए बजट में पैसे नहीं रखे गए और इमरजेंसी में उसमें पैसे स्पेंड करने पड़ गए, जबकि मैंने आपको कहा कि बाय लॉ जो स्केड्यूल ऑफ ऑथेंटिकेटेड एक्सपेंडिचर है उसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंड कर ही नहीं सकती। तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया फेडरल गवर्नमेंट को कि वो ये करे कि पहले स्पेंड कर ले कुछ, जो अमाउंट इमरजेंसी में करनी पड़े, और बाद में उसकी अप्रूवल ले ले असेंबली से, यानी कि असेंबली से अप्रूवल बहरहाल लेनी है लेकिन बाद में ले ले। हमने उसकी प्रोसीजरल इशू हमारा क्या है कि हमने उसकी ये रूटीन बना ली है कि जब अगले साल का बजट आता है तो हम उसमें पिछले साल की एक्सेस और सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को भी रख देते हैं। अब अगले साल के बजट डिस्कस हो रहे होते हैं, पिछले को कोई देखता ही नहीं है और बगैर देखे अप्रूव हो जाता है, यूं समझे। तो हम मिस यूज करते हैं। इसी तरीके से जो पीएसडीपी प्रोजेक्ट पढ़ाती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनसे क्या रिजल्ट्स निकलेंगे आप खुद समझ सकते हैं। और पॉलिटिशियंस के अंदर भी रैंकिंग है, जितना पावरफुल पॉलिटिशियन है उसी हिसाब से पीएसडीपी प्रोजेक्ट में उसकी अप्रूवल हो सकती है। तो जो आपकी होती अक्सर प्रोजेक्ट्स की, मैं आपको इस साल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें से पहले आ जाते हैं और फिजिबिलिटी स्टडीज बाद में होती है। तो फिर आप कभी मीनिंगफुल प्लानिंग कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। इसी तरीके से एक और इशू आपको बताऊं कि एक चीज होती है, अब ये वो चीज है, एक बजट डॉक्यूमेंट होता है परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, मीडियम टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड बजट कहता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, एचईसी कहता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए इस साल के लिए, तो वो साथ बताता है कि क्यों चाहिए।
हैं, अपने टारगेट्स बताता है, अपने परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया बताता है, आउटपुट बताता है, आउटकम्स बताता है। बात समझ रहे हैं? आज तक मैंने इकोनॉमिस्ट के ग्रुप्स में ये नहीं डिस्कशन देखी कि भाई जरा ये तो खोल के देख लें कि एचईसी, हम तो इस पे तो रो रहे होते हैं कि एचईसी को इतने पैसे मिले और इतने नहीं मिले, ये भी तो देखें कि एचईसी को जो पैसे मिले उसने जो कहा था डिमांड करते हुए कि मैं इसके बदले ये प्रोड्यूस करूंगा, कोई एक भी उसमें से टारगेट अचीव हुआ है? अगर जो है वो आपकी जो कोई और ले लें, आपका जो है वो एजुकेशन सेक्टर कहता है कि मुझे इतने पैसे दें, बेस्ड बजट के नंबर्स, पैसे डिस्कस किए जा रहे हैं, इन पैसों के पीछे रियल टारगेट्स क्या हैं? और कभी अगले साल जाके देखें कि पिछले साल वाले टारगेट्स में से कोई टारगेट अचीव भी हुआ है? तो ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये डिस्कशन नहीं होती और इकोनॉमिस्ट के ग्रुप्स में भी ये डिस्कशन नहीं होती। फिर क्रेडिबिलिटी, अब वो मैंने आपको शुरू में कहा, बजट से आम को, इकोनॉमिस्ट को, टेक्नोक्रेट्स को, आम को ये की क्या, अब उसमें इंपॉर्टेंट उससे हर साल के बजट एस्टिमेट में और रिवाइज्ड एस्टिमेट में और फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर में एक गैप आता है। फॉर एग्जांपल, पिछले साल का जो बजट था वो पिछले साल जून में 7 ट्रिलियन रुपीस होंगे। जब अगला पिछला साल गुजरा तो 30 जून से पहले जब हमने रिवाइज बनाए तो हमें पता चला कि ये 10.5 ट्रिलियन रुपीस हैं। इसका मतलब है लगभग 2.25 ट्रिलियन रुपीस की ओवर स्पेंडिंग हुई है। अगर 2 ट्रिलियन है मेरे लिए, बात समझ रहे हैं आप? आगे जनरल पब्लिक सर्विस में चले जाएं, 25% की ओवर स्पेंडिंग हुई है। इकोनॉमिक अफेयर्स में चले जाएं, 71% की ओवर स्पेंडिंग हुई है। अंडर स्पेंडिंग हो, अब ये 2 वजह से हो सकती है, फोरकास्ट ही नहीं कर सकते कि अगले साल में मेरे कितने एक्सपेंडिचर होंगे, या फिर ये है कि आपने जो नहीं करती उस पर कमेटी नहीं करती और स्पेंडिंग अपनी मर्जी से करती है, क्योंकि अगले साल एक्सेस ग्रांट में वो जो है वो अप्रूवल ले लेगी। दोनों सूरतों में मेरे लिए बजट की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इसको कहते हैं पॉलिसी इशू, कि पॉलिसी इज नॉट क्रेडिबल। इसी तरीके से पॉलिसी इशू में और देखें, वो जो मैं पुअर फोरकास्ट की बात कर रहा हूं, ये बजट स्ट्रेटेजी पेपर में आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट था वो 5% था, जब एक्चुअल में होता है तो वो 0.29% यानी कि 0.3% होता है। इसमें मैं मानता हूं कि फ्लड्स का भी एक बड़ा रोल है, लेकिन फ्लड्स के बावजूद भी ये ओवर फोरकास्टेड था। इन्फ्लेशन का हमारा फोरकास्ट 11.5% होता है और एक्चुअल में 29% होता है। अब ये हम मान सकते हैं कि 29% उस वक्त प्रोजेक्टेड नहीं था, क्योंकि इसमें भी फ्लड्स का रोल है, इसमें भी रशियन यूक्रेन वार का रोल है। लेकिन अगर ये नहीं था प्रोजेक्टेड 100%, तो चलें 20% तो हो सकता था शायद। एफबीआर टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.55% की प्रोजेक्टेड और एक्चुअल में रिवाइज्ड एस्टीमेट आता है 8.5। फिस्कल बैलेंस जो है वो -4.9 की प्रोजेक्शन है परसेंट ऑफ जीडीपी, एक्चुअल में -7% हो जाता है। और प्राइमरी बैलेंस 0.2%, यानी कि ये सरप्लस हम प्रोजेक्ट करते हैं पिछले साल, और -0.5 यानी कि ये भी डेफिसिट हो जाता है। तो जितने पुअर फोरकास्ट होंगे इतनी ही पॉलिसी क्रेडिबल नहीं होगी। अब ये फोरकास्ट को कौन चैलेंज करेगा? आप इकोनॉमिस्ट। ये इकोनॉमिस्ट का काम है इन फोरकास्ट को चैलेंज करना। आप अपने मॉडल्स की बेस पे देखें, आप अपने मॉडल्स रन, आप अपना डेटा लें, अपने मॉडल्स रन करें और देखें आपका फोरकास्ट क्या कहता है।
इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूं कि ये पुअर फोरकास्ट प्रॉब्लम कहां क्रिएट करता है। प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट करता है कि लास्ट ईयर हमने इन्फ्लेशन का टारगेट रख दिया 11.5%, एक्चुअल में अब हम सोच रहे हैं कि ये तो 29-30% हो जाएगा और ऑलमोस्ट इतना हुआ है। अब इस 11.5% की बेस पे हमने पॉलिसी रेट जो कि स्टेट बैंक ने तय करना है, अब ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तय करना है स्टेट बैंक ने, इसलिए ये प्रोजेक्शन है। लेकिन जाहिर है चूंकि इन्फ्लेशन की बेस पे प्रोजेक्शन होती है तो मिनिस्ट्री ने तो क्या कर लिया, 12% फोरकास्ट कर लिया। अब एक्चुअल जब आता है साल तो पता चलता है ये तो एवरेज 18% हो गया, जो कि आजकल 22% है, लेकिन एवरेज पे 18% हुआ। जो हमारी लास्ट ईयर नेक्स्ट एक्सटर्नल बोरोइंग थी वो 1.6 ट्रिलियन रुपीस की थी, एक्चुअल में 1.3 ट्रिलियन होती है। नतीजा ये होता है कि इस एक्सटर्नल का गैप भी डोमेस्टिक बोरोइंग से पूरा करते हैं और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है उसकी भी इंटरेस्ट पेमेंट एक्स्ट्रा हो जाती है और रिजल्ट ये निकलता है कि बजट एस्टीमेट में हमने 3.9 ट्रिलियन रखा था इंटरेस्ट के लिए, एक्चुअल में जाके होता है 5.5 ट्रिलियन। सारी फोरकास्टिंग, सारी प्लानिंग दरी की दरी रह गई। 4 ट्रिलियन आप कहें होगा हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और 5.5 ट्रिलियन रुपीस के एक्सपेंडिचर हो जाएं एक्चुअल में। जाहिर है मजबूरी है, लेकिन इसमें हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है और उसके पीछे पुअर फोरकास्ट है। अच्छा, फिर एनएफसी का इशू है, मैं इस पे अभी नहीं जाता क्योंकि वो डिस्कशन हमारी लंबी हो रही है। ऑलमोस्ट मैं आईएमएफ से पहले लास्ट इशू पे आता हूँ। आईएमएफ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं क्विकली आपको समराइज कर दूंगा। अब ये चूंकि अभी अभी इंटरेस्ट रेट की मैंने बात की तो इस पे भी थोड़ा सा मॉनेटरी इशू भी साथ ले आए। ये मेरा 5th इशू है। देखें, पिछले साल आपको पता है कि जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आए हैं जून में, उसके मुताबिक जो नेट फेडरल रिसोर्सेज हैं, जिसका मतलब है जो हुकूमत की आमदनी है, नेट फेडरल इनकम है, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स उसका पता है कितने परसेंट है? 118%। यानी कि 100 रुपया हुकूमत को मिलेगा और 118 रुपए हुकूमत ने सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, बाकी सारा बजट साइड पे। अब ये तो 118 रिवाइज्ड एस्टीमेट है। जब बजट बनाया गया उस वक्त भी ये 78% तो था पिछले साल। अब ये जो 78% से 118% हुआ है, इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि जो एक्सटर्नल डेट के बारे में, एक्सटर्नल इनफ्लोज के बारे में हमारा फोरकास्ट है वो गलत साबित हुआ और हमें बाहर से कम पैसा मिला, नतीजतन हमें डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा बारो करना पड़ा। और याद रखें, डोमेस्टिक डेट जो होता है वो ज्यादा कॉस्टली होता है एक्सटर्नल डेट से। तो नतीजा ये हुआ कि हमारा जो है वो पॉलिसी रेट भी 7% से 22% पे चला गया, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी कम हो गई, तो नतीजतन हमारा जो है वो एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा हो गया। अब सवाल ये होता है कि इंटरेस्ट रेट इतना क्यों बढ़ाया? अगर हमारे गवर्नमेंट के इतने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए इससे, तो 22% तक हम इंटरेस्ट रेट क्यों ले गए? उसके पीछे हमारा अगेन एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, which was amended in January 2022, उसके मुताबिक जो अब आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो प्राइस स्टेबिलिटी है, यानी कि इन्फ्लेशन का कंट्रोल। ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी भी नहीं है। प्राइम कंसर्न, ये अब मैं आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पढ़ के सुना रहा हूं, मैंने इसमें चेंज भी नहीं किया, कुछ कलर मैंने चेंज किया। ये जो 4B है, 4B, प्लीज आप अपना म्यूट कर लें। या स्नात आप कर दें, मोहम्मद फयाज को म्यूट कर दें। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो अब जब आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी हो और फिर सेंट्रल बैंक का इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट हो, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा। अब इसके ऊपर लंबी डिबेट है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ऐसा हुआ।
हमारी ये अप्रोच हमेशा से नहीं थी। जब 2021-22 में ये एसबीपी का एक्ट अमेंड हुआ, उससे पहले ये अप्रोच नहीं थी, ये अप्रोच उसके बाद हो गई है, लेकिन बहरहाल ये अप्रोच है। पुरानी अप्रोच जो है वो और थी। फिर इसी एक्ट के मुताबिक एक इशू ये भी है कि हमने कहा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो मैंने आपको पीछे बताया था ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक बड़ा आइटम स्टेट बैंक का प्रॉफिट है। तो वो स्टेट बैंक का प्रॉफिट जब गवर्नमेंट को मिलता है, तो अब उसके अंदर एक्ट में ये तरमीम हो गई है कि जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो टोटल मॉनेटरी लाइबिलिटीज हैं, उसका 8% स्टेट बैंक के पास एज एसेट नहीं हो जाता, तो वो अपने प्रॉफिट में से 20% काट के रिमेनिंग फेडरल गवर्नमेंट को देगा। अब एक तरफ समझें कि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो बढ़ गई, और दूसरी तरफ जो उन इंटरेस्ट पेमेंट्स ज्यादा होने की वजह से स्टेट बैंक का प्रॉफिट ज्यादा होना था, उसमें से 20% कट लग जाना। और फिर उसके ऊपर एक और सोने पे सुहागा ये कि हमारे जो अपने गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, वो भी तो बैंक्स के अंदर होते हैं। मसलन यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का भी तो यूबीएल में या नेशनल बैंक में या हबीब बैंक में अकाउंट होगा। तो हर सरकारी इदारे का कहीं ना कहीं अकाउंट होता है, और उसके अंदर हुकूमत के पैसे हैं। अब जो हुकूमत के पैसे हैं, उस कितनी अमाउंट में है जरा ये समझना है आपने। ये मार्च 2023 की फिगर है, ये तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपीस है, और उसमें से कोई 1.1 ट्रिलियन जो है ये स्टेट बैंक के पास है, और रिमेनिंग कमर्शियल बैंक्स के पास है। सर एक मिनट आप होल्ड करेंगे? ये मोहम्मद फयाज साहब कोई हैं जी, इनका माइक मुसलसल ऑन है और वो शोर कर रहा है, तो आवाज सही नहीं आ रही। प्लीज तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना माइक ऑफ करें, और अगर जिसके पास कंट्रोल है उनको चाहिए कि उनको वो कर दें, म्यूट कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, अब ये आपने समझना है कि यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब एज फेडरल गवर्नमेंट कर्ज लेते हैं, अच्छा आपको ये पता है कि एक्ट की अमेंडमेंट में एक ये चीज भी शामिल है कि अब हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज नहीं ले सकती बजट के लिए। कहां से कर्ज लेगी? कमर्शियल बैंक से। नतीजा ये है कि हमें स्टेट बैंक के पास स्पेंडिंग के लिए अपना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो इस अप्रैल 2023 में 1192 अरब रुपया था। अब ये हुकूमत को अपना बैलेंस मेंटेन करना है, और इसके ऊपर हुकूमत को इंटरेस्ट कितना मिलता है? 0। अब हुकूमत को जो लोन लेना है वो महंगा हो गया, स्टेट बैंक से लोन बंद हो गया, नतीजतन स्टेट बैंक के पास कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ गया, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। अब जो रिमेनिंग है आपके पास, तकरीबन ये बनता है 3.6 या 3.6 के करीब ट्रिलियन, 3.6 ट्रिलियन रुपीस के करीब जो है वो कमर्शियल बैंक्स के पास है। अब उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी ये है कि वो जो उनका वेटेड एवरेज डिपॉजिट रेट है वो तकरीबन पिछले साल 15% था, और जो उनका टी बिल का रेट है वो 22% था पिछले साल मई के अंदर। मैं मई 18 का फिगर दे रहा हूं, अब इससे भी नंबर बढ़ गया है। और इसी तरीके से जो मनी मार्केट रेपो रेट है वो तकरीबन 21.15% है। अब ये सारे नंबर वो हैं, टी बिल का ऑक्शन रेट ले लें या मनी मार्केट रेट ले लें, या आप कोई भी और रेट लेंगे, ये जो मैंने दिए हैं वेटेड एवरेज डिपॉजिट रेट के अलावा, ये सारे वो रेट हैं जिन पे समहाउ कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं। अब ये थोड़ा सा है कि वेटेड एवरेज रिपो रेट डायरेक्टली वो लोन नहीं देता, इस पे स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप इसे बेंचमार्क बता सकते हैं कि 22% से ज्यादा लोन चार्ज करता है कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट से, 22% से ज्यादा। और जो पे करता है गवर्नमेंट के डिपॉजिट पे, चूंकि सारे डिपॉजिट्स पे 15% है एवरेज रिटर्न, तो अगर हम अस्यूम कर लें कि गवर्नमेंट को भी यही पे करता है, तो तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपीस की ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को मिलता 15% है। और ये 15 भी एग्जैक्ट नहीं होगा, ये तो मैं आपको वेटेड एवरेज की बात कर रहा हूं।
जबकि जब गवर्नमेंट उन्हीं बैंक से लोन लेती है तो वो मिलता है 22% से भी ज्यादा। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट इस तरह के इश्यूज में भी फंस जाती है। अब ये सारे मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज हैं। लास्टली मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट्स के अंदर इसको समराइज करूं कि आईएमएफ का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ, और अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, और ये 29 जून की प्रेस रिलीज है आईएमएफ की अपनी, जो आईएमएफ की वेबसाइट पे है। और ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट क्या है? पहले बात तो ये समझ लें कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट को कहते हैं। अब आईएमएफ से जब भी कोई मुल्क लोन लेता है तो एक उसका प्रॉपर प्रोग्राम कहलाता है, जैसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफएफ, जो जिस प्रोग्राम में था पाकिस्तान, जो 30 जून को एंड हो गया, जिसका 9th रिव्यू प्रॉब्लम बना रहा हमारे लिए, और उसकी वजह से हम प्रॉब्लम में चले गए, वो था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम। अब ये है हमारे पास स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये एसबीए शॉर्ट टर्म होता है और मोस्टली ये 1 ईयर का होता है। इसकी रीपेमेंट भी 3.5 से 5 साल के अंदर करनी, यानी 3.5 साल के बाद इसकी रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी और 5 साल के अंदर रीपेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मोस्टली ये 1 साल की ड्यूरेशन का होता है, जैसे हमारा 9 मंथ का आया है। तो अब ये ऐसी स्टेज पे ये क्यों हुआ? अब इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। एक इशू तो ये है कि ये इस वजह से आया कि अभी चूंकि नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आई, वो आएगी तो वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में जा सकती है। हमारे पास इस वक्त जो है ये गवर्नमेंट जा रही है, और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर नेगोशिएट नहीं कर सकती, आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंटरिम अरेंजमेंट किया गया है। प्रॉपर प्रोग्राम आईएमएफ का इसके बाद आएगा, वो नई गवर्नमेंट आके कर सकती है। अच्छा, ये उसकी चॉइस है, गवर्नमेंट न जाए आईएमएफ के पास, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जाएगी। अच्छा, अब ये $3 बिलियन की अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, जो कि हमें इसमें से $1 बिलियन शायद अभी मिल जाना है जुलाई के अंदर ही, और ये मिलेगा तब जब हमारा आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हो जाता है। लेकिन बोर्ड मीटिंग में अमूमन अप्रूव हो जाता है वो जो एग्रीमेंट स्टाफ लेवल की मीटिंग में हो जाए, वो हो चुका है। इशू ये है कि हम इससे कोई प्लस माइनस देखें। एक तो मैंने आपको बता दिया ये इंटरिम अरेंजमेंट है, आगे चल के जो है हमें शायद दोबारा करना पड़े उसके साथ। अब हमें कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, कुछ इससे रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करने चाहिए। तो क्विकली, हमारी कौम बड़ी डिवाइडेड है इस इशू पे। आधे लोग खुशियां मना रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, हमारा मुल्क बच गया है। आधे लोग कह रहे हैं ये हम फिर फंस गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी इश्यूज के ऊपर प्रोफेशनल और टेक्निकल डिबेट नहीं करते। हमारी इकोनॉमिक इशू की भी डिबेट पॉलिटिक्स की नजर हो जाती है, और पॉलिटिक्स इशू नहीं है, पार्टीजन पॉलिटिक्स इशू है कि एक पार्टी की गवर्नमेंट में एक चीज हो तो हम उसको और तरह से देखते हैं, और दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट में हो तो और तरह से देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखें, आपके ऊपर लोन बढ़ा है $3 बिलियन का, आपने कमिट कर लिया है, ये तो प्रॉब्लम है। फायदा ये हो सकता है इसका कि जब भी कोई मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में हो तो इस तरह के लोन लेने पड़ते हैं, अदरवाइज आपकी करेंसी के ऊपर स्पेकुलेटिव अटैक्स होते रहेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि उसका हमें फायदा हो गया कि आपकी स्टॉक मार्केट में थोड़ी बेहतरी आ गई, आपका डॉलर नीचे आ गया, आपकी करेंसी थोड़ी उसमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है। फर्दर आगे चलें तो जो फ्रेंडली कंट्रीज से आपको पैसे आने थे वो आईएमएफ के प्रोग्राम का वेट कर रहे थे, तो अब आपको फ्रेंडली कंट्रीज से भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको कितने पैसे एक्सपेक्टेड है मिलने, वो आपकी डिटेल बजट डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है। बाय द वे, आपको ये भी बताता चलूं कि गवर्नमेंट ने $2.5 बिलियन की अमाउंट बजट डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, तो इसका मतलब है उसकी तवक्को से ज्यादा मिला। अब ये भी कई प्रोग्राम्स में मैंने सुना कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मांग रही थी और उसको मिले इतने। गवर्नमेंट के अपने बजट डॉक्यूमेंट में $2.5 बिलियन आ रहा है आईएमएफ का लोन, जबकि हमारा एग्रीमेंट हो गया 3 बिलियन है। इसका मतलब है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिले। अब तो अगर तो आप इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखें
और आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी उसमें तो बेहतरी आएगी और डेफिनेटली उसमें एक इम्प्रूवमेंट नजर आना शुरू हो गई है और इम्प्रूवमेंट होगी फर्दर। अब अगली बात है, अब जो इसमें दूसरा पॉइंट है, जी प्लीज असनैन अपना माइक ऑफ करें। असनैन, तमाम स्टूडेंट्स प्लीज हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना माइक ऑफ करें। थैंक यू जी। अच्छा, तो बात ये है कि कोई चीज 100% गलत नहीं होती, कोई परसेंट 100% सही नहीं होती। फिर आप हमेशा टाइम के लिहाज से देखें तो मैं आपको कहूंगा कि ये अरेंजमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है इस टाइम पे, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में। अच्छा, मैंने आप स्टूडेंट्स के एक दो ग्रुप्स में ये भी देखा कि किसी ने ये शेयर किया था कि मैटर ये नहीं करता कि लोन आया है, मैटर ये करता है कि हम उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, किस प्रोजेक्ट में हम उसे लगाते हैं, उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आप ये चीज़ें ज़रा केयरफुली डिस्कस किया करें। IMF जो प्रोजेक्ट, IMF का जो लोन होता है दैट इज़ नॉट फॉर एनी प्रोजेक्ट। ये किसी प्रोजेक्ट, ये किसी डेवलपमेंट के लिए होता ही नहीं है, ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए नहीं है, ये इनकम डिस्पैरिटी दूर करने के लिए नहीं है। बात समझ आ गई? ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए लोन है, यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल डेट का प्रॉब्लम बना हुआ है ये उसके लिए हेल्पफुल है, ये हमारे लिए फर्दर किसी काम का नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आपके ज़हन में एक कंफ्यूजन और दूर करता जाऊं कि IMF के लोन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक BOP सपोर्ट के लिए होता है और एक बजटरी सपोर्ट के लिए होता है। बजटरी सपोर्ट वाले के अगेंस्ट गवर्नमेंट को रुपी मिलता है तो वो रुपी यूटिलाइज हो सकता है, जो BOP के लिए है उसके अगेंस्ट रुपी नहीं मिलता तो वो फिर कहीं और यूटिलाइज भी नहीं होता, वो सिर्फ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में यूटिलाइज होगा। अब पाकिस्तान को कौन सा मिला है, अब यहां पे बात समझे। बहुत लोगों ने इस पे डिस्कशन की और हर बंदा इस पे, कई लड़ाई झगड़े भी मैंने देखे। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको एक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा इस SBA के ऊपर, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के ऊपर। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे, मैं सबको ये कहता हूं भाई मुझे खुद नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ये सारी डिस्कशन हवा में। एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताता हूं, उसके अलावा सारी डिस्कशन फजूल है। इसलिए कि जब IMF के साथ नेगोशिएशन क्या हुई उसका डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं आएगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा, आप कैसे पढ़ेंगे, पार्लियामेंटेरियंस कैसे पढ़ेंगे, कोई बंदा भी कैसे कह सकता है कि IMF के साथ हमारी ये डील हुई, उसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। बात समझ आ गई? जनरल डिटेल्स हैं कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट है तो हमें ये पता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट क्या होता है और किस टाइप की उसकी रीपेमेंट्स होती हैं, अंदाजा हमें है उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या तय हुआ है। ये सारी चीजें अननोन है इस वक्त हमारे लिए, या यूं समझ लें हिडन है। एक चीज जो ऑथेंटिक है वो IMF की वेबसाइट पे प्रेस रिलीज है, मैं सिर्फ उसी को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानता हूं अभी तक, SBA के बारे में, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बारे में। इसके अलावा सारी बातें हमारे अंदाजे हैं। तो ये मैंने वहां से आपके लिए एक स्लाइड बना दी ताकि आपको ये क्लियर रहे। पहले मैंने आपके सामने लिखा है कंडीशनैलिटी। अब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट की जनरल कंडीशनैलिटी IMF की, ये उसकी वेबसाइट पे लिखी हुई है, ये किसी मुल्क के लिए खास नहीं है, पहले इसको समझे। ये लिखा हुआ है कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज मस्ट एड्रेस द प्रॉब्लम्स दैट लेड द कंट्री टू सीक फंडिंग। भाई इतनी सी बात है, सीधी सी कंडीशनैलिटी है। भाई जिस मसले ने आपको यहां तक पहुंचाया है उसको एड्रेस करें, जिसने आपको डिफॉल्ट रिस्क पे पहुंचाया है, जिसने आपको IMF के जाने पे मजबूर किया है, जिस मसले की वजह से, जिस पॉलिसी की वजह से आपने IMF का दरवाजा खटखटाया है, उस प्रॉब्लम को दूर करें। ये कंडीशनैलिटी। अब पाकिस्तान के लिए प्रेस रिलीज स्पेसिफिकली क्या कहता है, अब ये हमें इवैल्यूएट करना जरूरी है, क्योंकि अगर इनमें से हम ये चीजें नहीं कर सकते और ये चीजें हम मिस करेंगे तो IMF प्रोग्राम का मतलब $3 बिलियन नहीं है। ये भी आप प्लीज समझें।
IMF का मतलब सिर्फ पैसे आना नहीं होता, IMF की कंडीशनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है, उसका प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होता है, और वो कंडीशनैलिटी कह रही है कि जिसने आपको इस हाल में पहुंचाया उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लें। अगर वो हम नहीं लेते तो $3 बिलियन तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा। $3 बिलियन बाय द वे हमारी तो 1 महीने की इंपोर्ट्स भी नहीं है। बात समझ आ गई? तो आपने इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि पॉलिसी एजेंडा पीछे क्या है और वो हम कर सकेंगे या नहीं, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो IMF कह रहा है वो है ग्रेटर फिस्कल डिसिप्लिन। आप मुझे बताएं कि ग्रेटर फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन हो और एटलीस्ट प्राइमरी बजट सरप्लस में हो। और IMF ने खुद प्रेस रिलीज में कहा है कि पाकिस्तान ने अगले साल के लिए 0.5% ऑफ GDP रख दिया है टारगेट प्राइमरी सरप्लस का। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि टारगेट तो हमने पिछले साल भी रखा था, फिर भी हम डेफिसिट में चले गए। तो अगर इस साल भी डेफिसिट में गए तो फिर फिस्कल डिसिप्लिन नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो IMF के टारगेट्स नहीं अचीव होंगे, इवन हमारा ये SBA भी कहीं दरमियान में ना रुक जाए। या दूसरी बात यह है कि फिर इसकी बेस पे हम आगे जब एक्चुअल प्रोग्राम नेगोशिएट करने जाएंगे तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। दूसरी बात, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या हम एज अ नेशन और एज अ पॉलिसी मेकर इसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारे वो लोग जो IMF के साथ प्रोग्राम नेगोशिएट कर रहे होते हैं उनका भी माइंड सेट ये होता है कि एक्सचेंज रेट कंट्रोल होना चाहिए, और नेगोशिएशन ये चल रही है कि मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होना चाहिए। तो क्या हम एक्सचेंज रेट को वाकई मार्केट फोर्सेस पे छोड़ेंगे? क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट 10 रुपए ऊपर चला जाए तो हमारी तो अवाम हुकूमत की पॉलिसीज को फेल कर देती है। तो हमारा मीडिया, हमारी अवाम, हमारी हुकूमत, ये सारे के सारे एक ऐसे विशेष साइकिल में फंस गए हैं कि हम एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस पे नहीं जाने दे सकते अनफॉर्चुनेटली। और अगर जाने देंगे तो फिर और तरह के प्रॉब्लम्स हम फेस करना पड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं जाने देते तो फिर IMF का प्रोग्राम तो नहीं पूरा होगा। आगे चलें। फर्दर प्रोग्रेस ऑन रिफॉर्म्स पर्टिकुलरली इन द एनर्जी सेक्टर। आपके एनर्जी सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट एनर्जी सेक्टर का प्रॉब्लम है, वो बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। IMF कहता है रिफॉर्म्स करें और उसको दूर करें। आपकी इकोनॉमी में 30% पहले इन्फ्लेशन है, हमारे हुकूमत के पास एक ही रिफॉर्म है, कीमत बढ़ा दो बिजली की। न लाइन लॉसेज हम रोक सकते हैं, न हमारे जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है उनको रिवाइज कर सकते हैं। हमारे पास एक ही फार्मूला है रिफॉर्म्स का, कीमत बढ़ाना। कीमत बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन तो नीचे नहीं आएगा, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा। उसके नीचे भी पॉइंट भी आ रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा तो आपका बजट डेफिसिट कभी कम नहीं होगा। तो ये सारे का सारा आप ये भी तो सोचें कि भाई IMF के साथ जो हम प्रोग्राम तय करके आ गए हैं उसमें से हम कोई एक पॉइंट भी अचीव कर पाएंगे। आगे हमने IMF के साथ हमने तय कर लिया कि हम जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाएंगे। अब गवर्नेंस रिफॉर्म्स के दो तरीके होते हैं, एक ये है कि आप वाकई उनकी मैनेजमेंट ठीक कर दें और एक ये है कि आप उनमें से कुछ को प्राइवेटाइज कर दें। प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड आ रही है 15 अरब रुपया आपके बजट डॉक्यूमेंट में। इसका मतलब है गवर्नमेंट का किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का इरादा नहीं है, बजट डॉक्यूमेंट बता रहा है। तो कौन से SOE गवर्नेंस रिफॉर्म्स हम कर लेंगे IMF के साथ और कैसे IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे। आगे चलें। स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कि आप अपना जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो सही करें। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारे बहुत सारे PSDP प्रोग्राम इस साल भी उसके बगैर आए हैं, इवन फिजिबिलिटी स्टडी के भी बगैर आए हैं। ये तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही है ना। विड्रॉ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। अब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन अगर आप विड्रॉ कर लें अच्छी बात है, ये IMF की साथ आपने प्रोग्राम तय कर लिया है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वापस किधर जाएगा। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो गया तो फिर आप दोबारा से एक्सटर्नल डेट डिफॉल्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि जितना आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उतना आपको एक्सटर्नल डेट रेज करना पड़ता है। आखिरी, SBP टू रिमेन प्रोएक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब है कि आपकी जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि ऊपर वाले पॉइंट्स की वजह से डेफिनेटली बढ़ेगा, तो जितना इन्फ्लेशन रेट हाई रहेगा SBP को कहा है कि आप प्रोएक्टिव रहें, और SBP का इंस्ट्रूमेंट है इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कट होने की उम्मीद ना रखें।
میرا سوال صرف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آئی ایم ایف کے $3 بلین کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہیں یا کافی نہیں ہیں، یا اس سے ڈیٹ ڈیفالٹ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، رسک ختم ہوگا یا نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ طے کیا کیا ہے، اور مجھے ایک اسٹریٹجی بتائیں جو ان سارے پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ بھی آپ اچیو کر لیں گے، اور اگر اچیو کریں گے تو اکانومی کی گروتھ رک جائے گی، اور اگر اچیو نہیں کریں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. تو یہ ڈائلیما میں پھنسے ہوئے ہیں ہم. اس کے اوپر ڈسکشن کریں، اس کے اوپر سجیشن چاہیے حکومت کو کہ ہم کیا کریں. حکومت تو مجبور تھی، وہ جا کے ایگریمنٹ کر کے آ گئی، تو ہر ایگریمنٹ ہر پوائنٹ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم پھنس گئے ہیں، یہ نہیں، یہ سارے چیزیں ہو جائیں تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اسٹرکچرل ریفارمز فنڈامنٹل ایشوز کو نہیں ایڈریس کریں گے اور پھر ان ٹارگٹس کو اچیو کریں گے تو پھر مجبوری ہے کہ بجلی مہنگی کر کے اچیو کرنا پڑے گا، انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اچیو کرنا پڑے گا. اگر اس طریقے سے اچیو کرنا ہے تو آپ کی اکانومی جو پہلے ہی بہت زیادہ سفوکیٹ کر دی آپ نے، اس سال اور زیادہ کریں گے، اور گروتھ جو کہ پچھلے سال 0.3% ہوئی ہے اور اس سال 3.5 کا ٹارگٹ ہے، اس سال پھر 3.5 کا ٹارگٹ نہیں اچیو ہونے والا اگر ہم آئی ایم ایف کے یہ کنڈیشنز پوری کرتے ہیں. اور اگر یہ نہیں پوری کرتے تو پھر ہماری کریڈیبلٹی نہیں رہتی. یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم ان میں سے کس چیز کو کیسے کر سکتے ہیں. تھینک یو. Thank you very much, sir. It has taken time. آپ نے جو ٹائم دیا تھا اس سے زیادہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. Thank you so much. Sir, have you time for question answers, and if yes, how much? آپ تھوڑا سا ان کو بریف کر دیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتنے کوشچنز آپ لے سکتے ہیں. ایوری بڈی وڈ بی ریڈی ٹو آسک کوشچنز. میرے بھی کچھ کوشچنز ہیں، لیکن چلیں ہم اپنے کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا ہم کچھ تو سر آپ کی سلائیڈز میں کچھ چیزیں تھیں کہ جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک تو میرا اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سر کے لیکچر کو اس کو دوبارہ سنیں، کیونکہ اور اس میں اگر کسی نے اسکرین شاٹس لیے ہیں تو پلیز ان کو ایز اٹ از آگے مت کریں، کیونکہ سر نے ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ مسٹیکنلی غلط لکھی گئی ہے، جیسے ہائی لائٹس آف بجٹ تو اس کا ایئر غلط ہے. پھر کچھ کالمز ہیں جس کا لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ سر نے ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ مسٹیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے آپ نے اسکرین شاٹس لیے ہیں اور آپ آگے فارورڈ کرو گے تو یہ غلط بات ہے. تھوڑا سا اس کو ریوزٹ کریں اور اس کو صحیح اس کے اگر اسکرین شاٹ لینا ہے کسی فگر کے تو آپ اس کو صحیح کر کے لیں یا اس چیز کو اومٹ کریں. ایک یہ چیز ہے سر، آپ کی ایک سلائی میں میرے چھوٹا سا ایک کوشچن، حالانکہ اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے یہ بہت زبردست چیز بتائی ہے کہ یہ عام طور پہ یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کی جاتی کہ بجٹ اسٹریٹجی پیپرز. تو میرا ہمیشہ سے یہ کوشچن رہا کہ ڈفرینٹ بجٹس ہوتے ہیں، آلموسٹ ریویژنز آف فگرز ہوتے ہیں، اور اس میں ہم ایزیلی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس گورنمنٹ کی یا پچھلی گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہیں، اسپیشلی بجٹ ڈاکومنٹ کے حوالے سے، پریپریشن کے حوالے سے. ایز فار ایز ادر ہیں تو کچھ کا باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے، کسی کی ٹرکل ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے، وہ ان کی پولیٹیکل پرائرٹیز سے پتہ چلتا ہے، لیکن بجٹ کے ڈاکومنٹ سے ہم اس کا نہیں نکال سکتے. ابھی یہ جو آپ نے اسٹریٹجی آف دا ڈاکومنٹ بتایا پیپر، وہ اسٹریٹجی پیپر جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا ہے. سر ایک سلائیڈ تھی اس میں انوائرمنٹ کا دیکھ رہی تھی، باقی سارے پازیٹیو اس میں فگرز تھے، انوائرمنٹ کا جو تھا وہ نیگیٹو سائن کے ساتھ اپیئر ہو رہا تھا. تو یہ میں بعد میں آپ سے پوچھ لوں گی. اس وقت میرا خیال ہے کہ چونکہ کافی ٹائم بھی ہو گیا، آپ بھی تک گئے ہوں گے، تھوڑا سا آپ اسٹوڈنٹس کے 2-3 کوشچن جتنے بھی ہوں اگر یہ اس میں اپنی چیٹ میں لکھتے ہیں اور وہاں سے آپ جن کے آنسر دینا چاہیں آپ دے دیں، اٹس اپ ٹو یو. اور میں کلوز کرنے سے پہلے اگین آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ریئلی I have no words of thanks on behalf of my faculty and my students on my University of Peshawar. We are very thankful اور ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے.
وہ انشاءاللہ ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. سو the floor is open for question if you permit us. Thank you sir. جی میڈم کوئی ایشو نہیں ہے, کویسچن اسٹوڈنٹ بے شک لے لیں, اور میں نے ویسے بھی کہا کہ اسٹوڈنٹس تو میرے سے کسی وقت بھی گروپ میں کویسچن گروپ میں بھی پٹ کر دیں گے تو میں اس پہ آنسر کروں گا. اچھا, لیکن میڈم آپ کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تقریباً -11% جو ہے, یہ -11.9% جو ہے یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اوپر, یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ انڈر اسپینڈنگ ہوئی ہے پچھلے سال میں, اس لیے یہ مائنس ہے. یہاں سے ایک پرابلم آتا ہے کہ میں تو کریڈیبلٹی بتا رہا تھا, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو پرائرٹیز بھی سمجھنی چاہیے آپ سارے اسٹوڈنٹس کو, کہ جن کے اوپر اوور اسپینڈنگ ہم کر رہے ہیں وہ کون سے آئٹمز ہیں, اور جن کے اوپر ہم انڈر اسپینڈنگ کر رہے ہیں وہ کون سی پرائرٹیز ہیں. اب اس کو میں آئی ایم ایف پروگرام سے لنک کروں گا. آئی ایم ایف پروگرام میں انوائرمنٹ کے اوپر اسپیشل فوکس کیا گیا ہے. آپ اگر اس کے پوائنٹس دیکھیں تو اس میں اسپیشلی فوکس ہے انوائرمنٹ کے اوپر, اور آپ نے انوائرمنٹ کے اوپر انڈر اسپینڈنگ کی, یعنی کہ اپنے جو بجٹ میں پیسے رکھے اتنے بھی انوائرمنٹ کو نہیں دیے, یوں سمجھ لیں. تو آپ کی پرائرٹیز نہیں ہیں انوائرمنٹ کو سیٹ کرنے میں اور اس کے اوپر اسپینڈنگ کرنے میں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کمٹ کر کے آ جائیں گے کہ جی ہم انوائرمنٹ کے اوپر اسپینڈ کریں گے, تو یہاں سے پرابلمز جنریٹ ہوتے ہیں. اور پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں آئی ایم ایف بڑی سخت کنڈیشنز آپ کے اوپر امپوز کرتا ہے. تو یہ میڈم بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, انوائرمنٹ کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, ادروائز انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم فنڈز نہیں لے سکیں گے. اچھا جی سر, یہ بہت اس لیے بھی سر صرف آئی ایم ایف کے حساب سے بھی آپ دیکھیں, لیکن ہماری جو کاپ ہوتی ہے کانفرنس آف پارٹیز جو ہے, اس میں ہمارے پاس کہنے کو اتنا کچھ نہیں ہوتا, اور پھر ہمارے اور بھی بہت ساری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں ہمارے اچیو نہیں ہو رہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اس پہ تو کافی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. جی اوور ٹو یو. تھینک یو. اوکے میم. اچھا, اس کے علاوہ جو کویسچن میرے پاس لکھے ہوئے آئے ہیں یہ تو بہت ہی کم ہیں, آپ اگر کوئی اور بھی کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہ تو مین 2-3 کویسچنز مجھے ایز سچ لگ رہے ہیں. اور وہ کویسچن میں سے ایک کویسچن جو ہے وہ میں زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں, کچھ کویسچن بھی کلیئر نہیں ہوتے. ایک کویسچن یہ آیا 2 دفعہ کہ کیا ہم اپنا بجٹ 5 سال کے لیے پریزنٹ کر سکتے ہیں, اس کا کیا پلس مائنس ہوں گے یا پروز اینڈ کانس ہوں گے. دیکھیں, آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو کہتا ہے کہ آپ کا بجٹ 1 سال کے لیے ہوگا, اور وہ بھی فائنینشیل ایئر کے لیے ہوگا, جو کہ 1 جولائی سے 30 جون تک ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل پریکٹسز دیکھیں تو وہ بھی 1 سال کے لیے ہی بجٹ ہوتا ہے. امپرومنٹ جو کرنی ہے وہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں کرنی ہے. بجٹ اسٹریٹجی پیپر 3 سے 5 سال تک کا ہوتا ہے. اس میں آپ 5 سال کا ایک پروجیکٹڈ بجٹ دے سکتے ہیں, فورکاسٹ دے سکتے ہیں, اس کو جتنا امپروو کریں گے وہ بہتر ہوگا. تو بجٹ خود 5 سال کے لیے نہیں ہوگا, بجٹ اسٹریٹجی پیپر آلریڈی اس میں 4-5 سال کی فگرز ہوتی ہیں. فیوچر کے تو 3 سال ہوتے ہیں, لیکن پچھلا سال بھی ملا کے اور کرنٹ ملا کے تو 5 سال بن جاتے ہیں. سر یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گی, سوری. یہ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ان دس اسٹریٹجی پیپر. کیا ہمیں پچھلے کچھ سالوں کے یا پچھلی کچھ گورنمنٹس کے, کیونکہ ان کی پرائرٹیز ذرا چینج ہوتی ہیں پھر ہر گورنمنٹ میں, تو کیا ہمیں ڈفرینٹ گورنمنٹس کے بجٹس کے اسٹریٹجی پیپرز ہمیں مل جائیں گے کہ ہم ان سب کو سامنے رکھ کے ذرا پڑھیں کہ کس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیا چینج آئی ہے؟ جی یہ بالکل مل سکتے ہیں ہمیں؟ میڈم, مل جائیں گے. کچھ تو ویب سائٹ پہ ہیں, جو نہ بھی ہوئے تو میں آپ کو ارینج کر دوں گا. آپ کے اچھا, یہ زبردست ہو جائے گا سر. تھینک یو سو مچ. اوکے. اچھا, اس کے بعد اچھا 5 سال والی بات ایک اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ہمیشہ ڈسکشن کا ٹائم بڑھانا پڑے گا. یہ جو 14 ڈیز ہے یہ سفیشینٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کی ڈسکشن کے لیے, اور وہ بھی 14 ڈیز ان ڈاکومنٹس کو پڑھنا بھی انہی میں اور ڈیبیٹ بھی کرنا ہے, یہ نہیں. ہمیں اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے. اسی طریقے سے جو میں نے ایکسیس اور سپلیمنٹری گرانٹ کی بات کی تھی کہ جو اگلے سال جا کے ہم ایجنڈا آئٹم کے طور پہ رکھ کے اس کو ایسی اپروول لے لیتے ہیں, اس کی مڈ ایئر ڈسکشن ہونی چاہیے, اور اس پہ بھی ویسی ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس طرح مین بجٹ کی ہوتی ہے, اور پھر اس کو اپروو ہونا چاہیے, اور اس کو اگلے سال کے ایجنڈا کے طور پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. تو اس طرح کی چینجز ہم کر سکتے ہیں. ایک کوشچن ہے انجینئر محمد اعظم خان, the IMF loan is for BOP then conditionality suggestion is failed. اب یہ کمنٹ ہے آپ کا, تو ٹھیک ہے, اگر آپ مجھ سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں, مجھے کوشچن کلیئر نہیں ہے, آپ اس کو پلیز ریفریز کر دیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ
IMF کا لون اگر BOP کے لیے ہوتا ہے تو کنڈیشنلٹی سجیشن از فیلڈ, یعنی کہ کنڈیشن پتہ نہیں پروگرام فیل ہوگا یا کنڈیشنز ہم نہیں پوری کر پائیں گے, کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پلیز تھوڑا کلیئر کر دیں. اس کے جی بعد سر وہ آپ کو کلیئر کر دیں گے. میری ایک یہاں پہ ایک اور کوشچن ذہن میں ایسا جو آپ نے زبردست وہ اس کو ڈسپلے کیا ان کی کنڈیشنلٹی کو جو ان کے ویب سائٹ سے, اس میں انہوں نے امپورٹ ریسٹرکشنز کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ریموو کریں. تو اب یہ تو چیز آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کتنا زیادہ ڈیفیسٹ مطلب ان دونوں میں گیپ ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس میں. تو اگر ہم ریسٹرکشنز وہاں سے ہٹا دیں گے تو یہ ہمارا تو اور زیادہ امبیلنسز ہو جائیں گے. تو اس میں ذرا تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے گا. میڈم اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے اکنامکس کے اسٹوڈنٹ سے لے کے پھر ریسرچرز, پھر اوپر پالیسی میکرز اور پالیسی انسٹیٹیوشنز, ہماری ایک پوری قوم کا مزاج بن گیا ہے کہ ہم لوگ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں میرے سمیت. اچھا, تو ایشو یہ ہے میڈم کہ ہم نے جب IMF کے ساتھ نیگوسیشن میں جا کے کی تو یہ پروگرام IMF کی طرف سے تو یہ کنڈیشن سامنے آتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری طرف سے بھی اس کا کوئی کاؤنٹر ہونا. جیسے اب آپ نے کہا کہ یہ IMF کے یہ اگر کنڈیشن ہم باقی اس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے تو امبیلنسز بڑھ جائیں گے. اب یہ بات آپ کا پوائنٹ 100% ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہماری نیگوسیشن والی ٹیم جو IMF کے سامنے بیٹھی ہے اس کے پاس کوئی انالیسز نہیں ہے ایسا جو یہ شو کر سکے کہ جی ہمیں یہاں پہ پرابلم ہوگا, یعنی کہ IMF کو چیلنج کر سکے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری نیگوسیشن ٹیم IMF کی ہر بات مان کے آ جاتی ہے. پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اگر ہم ایکچوئل ایشوز پہ ہیلدی ڈیبیٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ اوپر پالیسی انسٹیٹیوشنز تک پہنچے گا. تو جس دن یہ ہو گیا کہ ہماری نیگوسیشن والی ٹیم جو IMF کے ساتھ نیگوسیشن میں جا رہی ہے وہ اپنا پورا ہوم ورک کر کے جائے گی, اپنے ماڈل کی بیس پہ پروجیکشنز کر کے جائے گی. IMF نے اپنے پروجیکشن کیے ہوتے ہیں, ہمارے پاس نہیں ہوتے. تو پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا. اسی لیے دیکھیں نا, میں نے آپ کو جنرل بات کر دی کہ ہم IMF کی ان میں سے جو بھی کنڈیشنلٹیز پوری کریں گے گروتھ پروسیس رکے گا, اور گروتھ کا ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو کنڈیشنلٹیز میٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہمارے پرابلم ہے. تو میڈم آپ کا پوائنٹ بالکل ریلیونٹ ہے, اور یہ پرابلم ہمارا آپ یوں سمجھیں کہ ایز اے نیشن ہے, چونکہ پالیسی میکر جو وہاں جا کے جو کام کر رہا ہے اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے پوری سوسائٹی کا بھی, پوری نیشن کا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پالیسی انسٹیٹیوشنز اچھے طریقے سے یہ چیزیں تیار کریں اور پالیسی انسٹیٹیوشنز کا انپٹ یونیورسٹیز سے آئے. اب اس میں پالیسی انسٹیٹیوشنز کو بھی چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز کو انگیج کریں اس میں, اور اگر اس سے کوئی باقاعدہ ہم اپنا پلان لے کے IMF کے پاس جائیں تو شاید جو آپ نے پوائنٹ آج ادھر ریز کیا ہے یہ ہم ہو سکتا ہے اس نیگوسیشن کے وقت ریز کرتے, اور مے بی IMF بھی اس کو کنسیڈر کرتا کہ یہ واقعی اس طرح کی چیزیں بڑھیں گی. لیکن IMF تو کنڈیشنز دیتا ہے اور ہم اس کو مان لیتے ہیں. سر میرا یہاں پہ ایک سجیشن کے لیں کہ جتنا میں نے ڈائنامکل سسٹمز کو اسٹڈی کیا ہے, مجھے جتنا بھی یہ میں نے بجٹ کو اب دیکھا, اس کی فگرز کو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ والا بجٹ یا پاکستان میں بجٹ جو ہے وہ ایک سسٹم انٹیگریٹڈ سسٹم کے انڈر اس کے فریم ورک میں اس کو نومیریکلی ڈیزائن کیا ہو. اگر یہ ایسا کریں نا تو جو اسٹریٹجی پیپر ہے اس کی پرائرٹیز کو اور جو ان کے ٹیکسز اور ان کے ریسورسز اور ایکسپینڈیچرز اس سب کو لے کر اور جو گروتھ ٹارگٹس ہیں ان کو سب کو لے کر نومیریکلی جب اس کو وہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہمارے پاس بالکل کیلکولیٹڈ, چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو میں, ہمارے پاس کیلکولیٹڈ چیزیں آئیں. یہاں پہ وہ چیز سرے سے مسنگ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اپروچ وہ جو ٹیکنیکل وہ والی اپروچ ہے وہ
मुझे मिसिंग नजर आती है। मैं कोई बड़ा क्लेम नहीं करती कि यूनिवर्सिटीज ऐसे कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स में काफी यहाँ पे कैपेबिलिटी है, काफी पोटेंशियल है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर ये चंद एक रिसर्चर्स को ही बिठाएं और चंद दिनों की मेहनत, हमें 14 दिन हमें अगर एडवांस में बता देते ना, तो मेरा ख्याल है चंद एक रिसर्चर बैठ के जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, आप हैं और लोग कुछ हैं, वो बैठे और बैठ के इस तरह बना सकते हैं। उसमें फिर जब ये फिगर्स फीड करेंगे और जब आप उसको रन करेंगे तो वो आपको बिल्कुल सिनारियो एनालिसिस दे देंगे। वो चीज ये आईएमएफ के पास लेकर जाएं तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन में होंगे। आपका क्या ख्याल है? ये मैडम अच्छी सजेशन है। वैसे मैं स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक बजट विंग है और एक इकोनॉमिक एडवाइज़र विंग है। इकोनॉमिक एडवाइज़र विंग के अंदर एक मॉडल है, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, जो कि ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट के टीम ने डिज़ाइन किया है और अक्सर प्रोजेक्शन वो उससे लेते हैं। लेकिन कमी किस चीज़ की है? अब मैडम आपकी सजेशन के ऊपर मैं ये बता रहा हूँ, कमी किस चीज़ की है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास एक मॉडल है और उससे वो अपनी प्रोजेक्शन ले रहे हैं और उसकी बेस पे मे बी वो नेगोशिएट करते हैं। और अब नेगोशिएशन में कितना उसका रोल है ये एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल एक है मॉडल है बाकायदा जिसके ऊपर ये नंबर्स लेते हैं। कमी इस चीज़ की है कि हमारे थिंक टैंक्स के मॉडल्स किधर हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज के मॉडल्स किधर हैं। यानी कि होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट अपने मॉडल की बेस पे प्रोजेक्शन करे और वो हमसे शायद ना पूछे, लेकिन हमारे अपने इंडिपेंडेंट मॉडल्स होने चाहिए, थिंक टैंक्स के मॉडल्स होने चाहिए जो अपनी राय दें और बताएं और गवर्नमेंट के जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर में नंबर्स आ रहे हैं उनको चैलेंज करें। तो फिर वो वक्त आएगा कि हम आईएमएफ के पास जब नेगोशिएशन के लिए जाएंगे तो उसमें गवर्नमेंट के एस्टीमेट्स भी और एकेडेमिया के और थिंक टैंक्स के एस्टीमेट्स भी, उन दोनों की बेस पे मिलके नेगोशिएशंस होंगे। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और ये होना चाहिए। जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जैसे हमने कहा कि लोग मौजूद हैं यूनिवर्सिटीज में, बड़े अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में और बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने कभी एकेडमिशियंस को, जिस तरह यूएस में होता है, वो तो पॉलिटिकल उनका मैनिफेस्टो वहाँ पे डिबेट होता है, यूनिवर्सिटीज में जाकर वो वहाँ से अपना वो लेते हैं, प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ तो इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूनिवर्सिटीज को कंसल्ट नहीं करते और यूनिवर्सिटीज को अनफॉर्चुनेटली लगाया हुआ है नंबर गेम्स पे। तो सारे रिसर्चर्स नंबर ऑफ पेपर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं, तो वो क्वालिटी है ही नहीं है। क्वालिटी को इनकरेज ही नहीं किया जाता कहीं। तो चूंकि आपकी सारी प्रमोशंस, आपके सारे इंसेंटिव्स नंबर गेम्स पे चल रहे हैं ना, तो फिर सारे रिसर्चर्स भी उसी पे लगे हुए हैं। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। तो ये जरूरत तो बिल्कुल है और मेरा ख्याल है कि जब भी हमें करना भी चाहिए, खुद से करना चाहिए। ये हमारी डेफिशिएंसी है और निग्लिजेंस है। लेकिन अगर उधर से भी इनकरेजमेंट होगी तो वाटर फ्लो जो है ना वो दरिया का रुख उस तरफ होगा, तो फिर बड़ी अच्छी चीजें सामने आएंगी। ये बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। ठीक है मैडम। अच्छा, इसमें फरहान साहब ने एक सीपेक से रिलेट करने का पूछा है। देखिए, एक तो ये है कि अब सीपेक पे और उसकी फाइनेंशियल साइड पे अलग से पूरा प्रोग्राम हो सकता है और वो किसी वक्त किया जा सकता है, लेकिन जो आपके सीपेक के अक्सर एग्रीमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर प्रेशर है वो बड़ा ही है, वो कम नहीं हुआ। और उससे वक्त के साथ हमें शायद जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंस की नीड्स हैं वो बढ़ेंगी सीपेक की वजह से। वो एग्रीमेंट ऐसे हैं और उनकी रीज़न है। लेकिन ये है कि अब वो देखें, दो तरह से रोल प्ले कर सकते हैं ना सीपेक। आप हमेशा डेट टू जीडीपी रेशो को इंडिकेटर लेते हैं फॉर एग्जांपल, या डेफिसिट टू जीडीपी रेशो को लेते हैं। तो आपको एक तरफ से डेट देखना है और एक तरफ से जीडीपी देखनी है। तो सीपेक जीडीपी के अंदर अपना रोल प्ले कर सकता है पॉजिटिव साइड पे और डेट वाली साइड पे उसका नेगेटिव रोल है। फिर दूसरा ये भी है कि समटाइम्स हम बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट कह के ख़त्म कर देते हैं कि जी नहीं, आपका डेट बुरी चीज़ है, एफडीआई अच्छी चीज़ है। ये तो एफडीआई था, कई लोग इस पे परेशान रहे कि सीपेक इन्वेस्टमेंट है या डेट है। देखिए, पॉइंट ये है कि आपका अगर एग्रीमेंट सही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी बुरी है। हम एनर्जी सेक्टर के प्रॉब्लम में हैं, आईएमएफ भी हमें कह रहा है एनर्जी सेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करो। एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई थी, डेट तो नहीं आया था।
اور وہ انویسٹمنٹ کے ایگریمنٹس اتنے غلط تھے کہ ہم آج تک انرجی سیکٹر کے پرابلم سے نہیں نکلے. اسی طریقے سے سی پیک کے بھی ایگریمنٹس جو ہیں وہ کئی پراپرلی وہ جو ایک انالیسس کی بیس پہ ہونے چاہیے تھے پروجیکٹس وہ نہیں ہوئے, اور انفارچونیٹلی ان کا ایکسٹرنل ہماری بارونگ کی نیڈس کو وہ بڑھائیں گے, لیکن ایگزیکٹلی کیسے کریں گے اس کے اوپر ہم الگ سے پھر پروگرام کر سکتے ہیں. پاکستان از اسپینڈنگ موسٹ آف دا بجٹ آن نان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, پلیز ایلیبوریٹ. دیکھیں وہ تو ایسا ہی ہے, نان ڈیولپمنٹ پہ کر رہا ہے, اور ویسے تو بائی دا وے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بڑا سوچنا پڑے گا کہ ہم جس کو ڈیولپمنٹ بجٹ کہتے ہیں وہ کیا ہمارے ملک میں کوئی اچھی چیز کر رہا ہے یا نہیں. ہم ہمیشہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, جس طرح سے ڈیولپمنٹ بجٹ سپینڈ ہوتا ہے وہ خود ایک پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے وہ چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے, اور آپ کا جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں سب سے بڑا ہیڈ, اور انفیکٹ بہت ہی بڑا ہیڈ ڈیٹ سروسنگ ہے, اور آپ اس کو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ کی ڈیبیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو تب جانا ہوگا جب آپ ڈیٹ کا پرابلم سالو کریں گے. جب تک ہم اس ڈیٹ کرائسس میں ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھول جائیں. ویسے بھی ایک اور بات یاد رکھیں, ڈیولپمنٹ بجٹ کی بھی اپنی اکنامکس ہے, اس کے اوپر بھی گھنٹوں کا الگ لیکچر ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک جنرل سی بات بتا دوں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. مثلاً صوبوں کا ڈیولپمنٹ بجٹ الگ ہوتا ہے, گورنمنٹ فیڈرل کا الگ ہوتا ہے, اور فیڈرل نے بھی جب پاکستان پہ اسپینڈ کرنا ہے تو صوبوں میں جا کے اسپینڈ کرتا ہے. کئی جگہ پہ ملٹیپل فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر بھی بہت سارا ہے. ڈیولپمنٹ کا بجٹ کا اگر میکنزم ہم امپروو نہیں کریں گے تو جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی یونیورسٹیز بنا دی گئیں, یہ بھی ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, اب ان کو جو ہے وہ تنخواہیں دینے کے مسئلے بنے ہوئے ہیں. تو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کوئی خواہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, اس کو بھی بڑا سوچنا پڑے گا. اور اس کو بھی تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ سمپلی ڈیولپمنٹ بجٹ دیکھ کے نہ کہیں کہ یہ کم ہے. اب کتنا ہے اور کس طرح یوٹیلائز ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے نمبر کو تب تک وہ نمبر میننگ لیس رہے گا اس کو کمپیریزن میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کا, جب تک ہماری ڈیٹ سروسنگ ہماری ایون ریسورسز سے بھی زیادہ ہے. اچھا, پرائمری ریفارمز اینڈ ایریاز, یہ بڑا مشکل کوسچن پوچھ لیا شمس امین آپ نے, کیونکہ اگر پرائمری ریفارمز اور ایریاز پہ بات کریں گے تو گھنٹوں بات ہو جائے گی. سب سے پہلا ریفارم یہ چاہیے کہ آپ پڑھنا شروع ہو جائیں. اگر میں اور آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے نا تو ریفارمز بھی ہوں گے. انفارچونیٹلی ہم یونیورسٹیز کے لوگوں کو جو پریکٹیکل سائیڈ ہے اس کی نو ہاؤ زیادہ نہیں ہوتی, اور جو پریکٹیکل سائیڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھیری پہ اتنا زیادہ اس میں اسپیشلی جو ماڈرن اپروچ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے اپ ٹو ڈیٹ. تو یہ تبھی ہوگا سب سے پہلے کہ ہم پڑھنا شروع کر دیں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو یہاں سے شروع ہوگا. باقی جو آپ نے کہا کہ ریفارم بڑی سیدھی سی بات ہے. جو IMF ہمیں جا کے کہتا ہے کہ یہ کریں اور ہم اس کی بات پیسوں کے لیے مان لیتے ہیں, اور جو ہی وہ پیسے مل جاتے ہیں ہم وہ ریفارمز بھول جاتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم جب IMF کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہماری کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. بڑی سیدھی سی بات ہے, IMF کے جانا سائٹ پہ کریں, پہلے خود مل بیٹھیں اور سوچیں کہ کیا ریفارمز ہونی چاہیے اور کیا پروگرام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں اب میں کس طرف سے سٹارٹ کروں, یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ 18th امینڈمنٹ کے بعد اس کے بہت سارے فنکشنز نہیں ہیں, لیکن اس کا فٹ پرنٹ ابھی بھی بہت بڑا ہے. تو گورنمنٹ کو ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے. گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریفارمز, اگر ایکسپینڈیچر سائڈ پہ زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے ٹیکسیشن کی نسبت, ہم نے ہمیشہ ٹیکس ریفارمز کو دیکھا ہے. ایکسپینڈیچر ریفارمز میں جائیں گے تو سب سے بڑا ریفارم کا ہیڈ آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے. اب اس کو کیسے ریفارم کریں گے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل میں اس کے اوپر برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ایک جنرل پوائنٹس تو میں بتا سکتا ہوں, لیکن بہت ڈیٹیل ٹائم لیتے ہیں. اچھا, دیر شوڈ بی تھنک ٹینک آف اکانومسٹ ٹو ڈسکس دا اپ کمنگ بجٹ. بالکل, ایک زاریہ امبر ایک نہیں 100 تھنک ٹینکس ہونے چاہیے. ہر یونیورسٹی تھنک ٹینک ہونی چاہیے. پشاور کے اندر ایون 5-10 تھنک ٹینکس ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوگی. ایک تھنک ٹینک کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی سر, یو مینشنڈ دیٹ IMF پرووائڈ لونز فار بیلنس آف پیمنٹ
then why IMF gives suggestion to our policy makers as okay. आपका ये क्वेश्चन था कि जब वो IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए लोन देता है तो ये बाकी मामलात में कंडीशनैलिटीज क्यों इम्पोज करता है? वो उसकी रीजन मोहम्मद आजम ये है कि आप BOP के क्राइसिस में तब आते हैं जब आपके पीछे प्रॉब्लम हो। तो बजट डेफिसिट के साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, तो इसलिए वो आपको बजट डेफिसिट कट करने की बात करता है। अब बजट डेफिसिट कट करना शुरू करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप एनर्जी रिफॉर्म्स करें ताकि सर्कुलर डेट खत्म हो, टैक्सेस बढ़ाएं, एनर्जी की कीमतें बढ़ाएं। ये सब किस लिए हैं? ट्विन डेफिसिट्स को कम करने के लिए। समझ गए? तो वो कंडीशनैलिटीज वैसी ही इम्पोज करता है जो एंड रिजल्ट BOP के क्राइसिस में निकलता है, तो वो उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने की बात करता है। एज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट सोल्यूशन फॉर क्योरिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, इसके ऊपर अदनान मलिक बड़ी रिसर्च चाहिए कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या नहीं होगा या और बढ़ेगा। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च चाहिए। डिबेट बाद की बात है, पहले इवन रिसर्च चाहिए। बाय द वे मैं भी इस पे आजकल रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा तो कोई आउटपुट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप लोग भी इस पे रिसर्च करें। हाउ कैन वी सॉल्व द इशू ऑफ प्राइवेटाइजिंग SOEs? मरियम, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। सवाल इसलिए मुश्किल है कि एक बात तो ये है कि हमारे पास कोई प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा नहीं है। हम जब भी प्राइवेटाइज करते हैं किसी चीज़ को, हम बगैर किसी प्लान के कर देते हैं, और सम टाइम प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमेशा प्राइवेटाइजेशन फ्रूटफुल नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा इशू ये है कि आपके SOEs प्राइवेटाइज पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलें हों, इसलिए कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है और वो SOEs को IMF के साथ भले नेगोशिएशन की वजह से उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करती है, तो जो आपकी अपोजिशन में पार्टीज होती हैं वो कहती हैं कि ये तो मुल्क बेच रहे हैं, ये गद्दार हैं। ये अब आपकी पॉलिटिक्स है अनफॉर्चुनेटली, और आपकी पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिसी को गाइड कर रही है। और जब वही पार्टी अपोजिशन वाली आपकी गवर्नमेंट में आती है और वो प्राइवेटाइज करना चाहती है, तो जो गवर्नमेंट वाली ऑलरेडी खुद उसी फर्म को, उसी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज करना चाह रही थी, वो अब अपोजिशन में कह रही है कि जी ये गद्दार है। अब ये एक अनफॉर्चुनेट है कि हम कभी भी जो नेशन की प्रायोरिटीज है उनको नहीं देखते, और पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिक्स की प्रायोरिटीज को हम ज्यादा वेट देने लगे, और फिर हमारी अवाम और इवन लिखा पढ़ा तबका भी उसी के पीछे चल पड़ता है। ये अनफॉर्चुनेट है। पहले हमें बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि हमारी कौन से इंस्टीट्यूशन SOEs कौन से वाले लॉस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। बहुत सारे ये भी सवाल हैं कि जो बिजनेस गवर्नमेंट कर रही है, क्या गवर्नमेंट का काम है वो बिजनेस करना भी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें एड्रेस करने हैं। फिर आप खुद देख लें मरियम, मुझे जहाँ तक शक पड़ता है आप वो MPhil की स्टूडेंट हैं, या चलें वो जो मेरे जहन में वो नहीं भी हैं तो कोई स्टूडेंट हैं, आप खुद देख लें अपने आसपास यूनिवर्सिटीज़ में कितने थीसिस हो रहे हैं SOEs की प्राइवेटाइजेशन पे। नहीं, हम भी तो रियल इश्यूज को नहीं पढ़ते ना, और ना उन पे काम करते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंकरप्ट कंट्री इन टर्म्स इकोनॉमिक टर्म्स? देखें, जब आप अपना डेट दे नहीं सकते या देना नहीं चाहते, बस आप बैंकरप्ट हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन है, आप डिफॉल्ट कर गए ना। पॉवर्टी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ IMF कंडीशन, बट हाउ वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट? देखें, अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप IMF के कंडीशंस को ट्रू स्पिरिट में समझें और उसके मुताबिक रिफॉर्म्स करें तो आपकी पॉवर्टी भी खत्म होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। लेकिन जिस तरीके से हम IMF की कंडीशनैलिटीज को लेते हैं और इम्पोज करते हैं, मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी कि आपने बिजली का लॉस पूरा करना है ताकि सर्कुलर डेट खत्म हो, तो इसके कई तरीके हैं ना, या तो कीमत महंगी कर दें, या जो चोरी हो रही है वो ठीक करें, चोरी के अलावा जो वैसे लैंड लॉसेज हैं उनको ख़त्म करें। आप जो है वो कई तरीके हो सकते हैं ना, आप जो है वो जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ाएं, जनरेशन के एग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट करें। तो अगर आप कीमत बढ़ाने को ही मसला समझते हैं तो फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन IMF की कंडीशंस को ही पूरा करें, लेकिन प्रॉपर कोई प्लान बनाएं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का,
तो फिर इवन IMF की कंडीशंस भी आप पूरी करें तो आपकी इकोनॉमी को फायदा होगा। ये ज़हन में रखें, IMF की कंडीशन इसलिए बुरी है कि हम उसको गलत तरीके से मीट करते हैं उस टारगेट को। ये बात समझनी है आपने। अच्छा, नेक्स्ट है सीपेक में पाकिस्तान के लिए जादू की छड़ी साबित होगा? ये कभी भी नहीं होगा। अहमद खान, आपने पूछा है कि सीपेक जादू की छड़ी है कि नहीं। मेरी एक जनरल सी बात याद रख लें, डॉक्टर नदीम उल हक पाइड के VC हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गेम चेंजर्स नहीं होते। ये बात याद रख लें, पॉलिसीज गेम चेंजर्स होती हैं और सीपेक प्रोजेक्ट है, नॉट अ पॉलिसी। बस इतनी सी बात आप समझ लें। Why monetary policy failed to control inflation rate in Pakistan? Also explain proactive role of State Bank of Pakistan. देखें, proactive role तो ये होता है कि अगर आपका forecast है, आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा या बढ़ेगा, तो आप इंटरेस्ट रेट कट ना करें या इवन बढ़ा दें। बाकी स्टेट बैंक किस हद तक कंट्रोल नहीं कर पाया इन्फ्लेशन, अब इसके अंदर बड़ी रिसर्च चाहिए। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, इसके अंदर बहुत रिसर्च चाहिए और उस रिसर्च के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रक्चरल वार रन करके इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन ही निकालें। आप किसी तरीके से रिसर्च करें, लेकिन प्लीज़ रिसर्च करें, तभी बात सामने आएगी। मैं तो खुद इस पे परेशान हूँ कि क्यों नहीं हो रहा, ये इफेक्टिव क्यों नहीं है पॉलिसी। मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचें, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखें। अच्छा, इसके बाद क्या है, why our country nowadays face many major economic, social and political issues? Why our nation collapse in every sector? हाँ अब्दुल बासित, ये आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि हमारा जो कोलैप्स है वो कोई इकोनॉमिक नहीं है, ये पॉलिटिकल, सोशल, एकेडमिक, एजुकेशन, हर फ्रंट पे है। क्यों है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे ख़त्म होगा? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन बात यही है कि हर एक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च की, अगेन मैं ये नहीं कर रहा, सिर्फ ब्लेम नहीं कर रहा, आपकी पॉलिसीज ऐसी होती हैं पीछे, जैसे मैडम ने अभी कहा नंबर गेम्स पे लगा दिया। स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवर टाइम मैंने देखा है कि वो जर्नलिस्ट की बात लेके, सोशल मीडिया की बात लेके डिबेट करते हैं, खुद नहीं पढ़ते। हम टीचर्स, मैं खुद टीचर हूँ इसलिए अपने से बात स्टार्ट करूंगा, हम टीचर्स उतना अपने टॉपिक को और उसकी रियल साइड को नहीं पढ़ते जितना हमें पढ़ना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो अपनी जो लोग एकेडेमिया से जो उन्हें इनपुट्स लेनी चाहिए वो नहीं लेते। हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तबाह हो गए, हमारा मस्जिद का इंस्टीट्यूशन खराब हो गया, हमारा स्कूल का इंस्टीट्यूशन खराब हो गया, हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन खराब हो गया। हम बड़ी गाड़ी को इज्जत देते हैं, इल्म को इज्जत नहीं देते, समझ रहे हैं? हम जो है वो एक्सचेंज रेट जो कंट्रोल कर ले, हम उस पार्टी के साथ हैं, उसकी तारीफ करते हैं। हमें ये भी नहीं पता इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो के कि एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना इज इट गुड ऑप्शन और नॉट। पॉइंट ये, हम पढ़ते नहीं, रिसर्च नहीं करते, लिखते नहीं, डिबेट नहीं करते। अब ये कोई भी हमारा शोबा ले लें, सबके साथ यही है। चाहे वो हमारा शोबा, मैंने बताया ना कि हमें जो है वो, हमने तो अपने बच्चों को स्कूल की पूरी एजुकेशन में ये भी नहीं बताया कि भाई रेड सिग्नल हो तो आपने रुक जाना है। ये वो कहां से सीखे? PhD कर ले, उसे किसी किताब में हमने ये नहीं लिख के बताया कि भाई आपने ये भी करना है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपने उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, ये हमने किस बुक में बताया है? पहली क्लास से लेके PhD तक। पॉइंट ये है कि हमारी बहुत सारी सेक्टर्स में जवाल है और इन सब में हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि IMF के साथ नेगोशिएशन हम ठीक कर लें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, नहीं, हमें हर चीज में सोचना है और सोचना हमें ही है जो हम इस ग्रुप में बैठे हैं, मतलब इस जैसे लोगों को। क्यों? हम वो पाकिस्तान की वो एलीट हैं एजुकेशन की टर्म्स में, जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो हायर एजुकेशन तक पहुंचे। हम नहीं सोचेंगे, कौन सोचेगा? Why everything of each and every government of Pakistan is unplanned, and secondly, why our every IMF loan failed? देखिए, मैंने आपको जनरल सी बात बता दी, आप डिस्कशन करते रहें हारिस अपने ग्रुप्स में उन चीज़ों की
जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और फिर आप जाके IMF से सजेशन से पहले पॉलिसी इंस्टीट्यूशन को आप कहें कि जी ये मेरी सजेशंस हैं। समटाइम्स वो सजेशंस ऐसी होती हैं कि पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस उनको बॉदर ही नहीं करते कि उनको वेट दें। तो हमारी हर गवर्नमेंट इसलिए फेल होती है कि गवर्नमेंट, आप बात समझें कि जब गवर्नमेंट IMF का प्रोग्राम लेके आए और वो कौम को खुशखबरी सुनाए कि हमने IMF का प्रोग्राम कर लिया, और पूरी कौम उस पर डिवाइड हो जाए कि ये ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ, और कोई कंडीशनैलिटी के ऊपर एकेडमिक डिस्कशन ना हो, कोई टारगेट्स के ऊपर एकेडमिक डिस्कशन ना हो, तो मैंने आपको कह दिया, अभी से कह रहा हूं, ये भी प्रोग्राम फेल हो जाएगा। गवर्नमेंट का तो मसला ये है, गवर्नमेंट का 1 महीना रह गया, गवर्नमेंट ने चले जाना है, लेकिन जब तक हम एज अ नेशन नहीं इन चीजों को लेते, और फिर उसके लिए अब कुछ रिफॉर्म्स चाहिए, जैसे इकोनॉमिक काउंसिल बनाई जा सकती है, सारी पार्टीज की एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर हो सकता है कि कौन सी चीजें जो है वो हमें गवर्नमेंट चेंज होने के बावजूद चेंज नहीं करनी। तो करने के काम बहुत हैं, लेकिन इन सब की प्रोपोजल्स हमें देनी है, ये बात समझें। अखबार में हमने ही लिखना है इस चीज के बारे में, तब पॉलिसी मेकर को ख्याल आएगा। और पॉलिसी मेकर ने हमें कभी नहीं रोका कि आप अखबार में ना लिखें, हमें कोई सजेशन ना दे, बात समझ रहे हैं ना। तो ये तरीका होता है, हम अपनी रिसर्च करके लिख सकते हैं, हम अखबार में लिख सकते हैं, हम टीवी पे आ सकते हैं, इसी तरीके से बात पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचेगी। One of a major disadvantage of standby agreement is the long run problem that Pakistan might face. Sir, what's your take on public welfare spending, inflation, exchange rate, etc.? आयशा, मैंने पहले ही बता दिया कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि IMF की कंडीशंस क्या हैं, प्रॉब्लम ये है कि हाउ डू वी अचीव दोज टारगेट्स। हमने अगर हर चीज में इसी तरह के मेजर्स लेने हैं कि जी इंपोर्ट बंद कर दें और इससे हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर लें आर्टिफिशियली, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिजली महंगी कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाई जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम तो इसी तरह IMF के टारगेट्स अचीव करते हैं ना, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा। और अगर हम कोई एक भी IMF का प्रोग्राम सीरियसली ले लें, आपको पता है वियतनाम इस वक्त सबसे जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं इस वक्त की, उनमें वियतनाम का नाम है। और वियतनाम जो है वो आज से सिर्फ और सिर्फ 10-15 साल पहले गरीब मुल्क था, वो कैसे इतना फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया, आपको पता है? IMF की कंडीशनैलिटीज की वजह से। मसला ये है हम अपने साथ सिंसियर नहीं है, ठीक है? हमें पैसा चाहिए, उसके लिए हम हर बात मान लेंगे IMF की, और जब पैसा मिल जाएगा हम उनमें से कोई चीज भी या पूरी नहीं करेंगे या बड़े फजूल तरीके से पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, एहतशाम कहते हैं मोस्टली IMF अक्सर वो शराइत रख लेता है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में मुल्क की अच्छा नहीं होता। अच्छा, ये बात मैंने कर दी। देखें, IMF की शराइत ऐसी हो सकती हैं जो हमारे लिए ठीक ना हो, तो उनको चैलेंज कौन करेगा? हमारी तरफ से जो नेगोशिएशन की टीम होगी वही उनको करेगी। नेगोशिएशन की टीम को कौन बताएगा? पढ़ा लिखा तबका। ये मसला है। Adnan, sir, we always go to IMF for loans. This is only because of baby crisis as per IMF article. Why not other institutions like World Bank? अच्छा, देखें अदनान, IMF जो वर्ल्ड बैंक ADB के लोन्स होते हैं ना, वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम लोन्स अदरवाइज होते हैं। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में हमने डैम बनाना है तो हम वर्ल्ड बैंक या ADB के पास जाएंगे। अच्छा, ये बात याद रखें कि जब वो हमारे पास पैसा आएगा डैम के लिए, वो हमारा BOP का मसला भी हल करेगा। ये बात ज़हन में रखें, जितना डॉलर हमारे मुल्क में आएगा हमारा BOP का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन आप वर्ल्ड बैंक को ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा BOP का प्रॉब्लम है तो मुझे इसलिए लोन दे दो। नहीं, वर्ल्ड बैंक आपको लोन देगा पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। वर्ल्ड बैंक आपको या एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट देगा। बात समझ रहे? उससे आपका BOP का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही होगा। तो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं और उससे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें। How? Sir, may I request you, how many more questions you are going to take? क्योंकि मेरा ख्याल है 10:30 बज गए हैं और
یہ تو بہت اچھا سیشن چل رہا ہے سر. میں آپ سے ایک لاسٹ کمنٹ چاہوں گی. یہ جو آپ نے ایک تو یہ بہت زبردست جو ڈیبیٹ اس میں ایشوز سامنے آئے ہیں اس میں ریسرچ ڈیفیشنسی ہے اور ہماری پارٹیسپیشن اور ہماری ریسرچ کی بہت ضرورت ہے. اس سے ایک تو بہت زبردست ہمارے اسٹوڈنٹس نے سیکھا کہ اب since they are going to select topics for their future research, تو وہ چیزیں یہ اب اس میں سے اچھے اچھے ٹاپکس ان کے سامنے آئے ہیں and they will select. ہم بھی ان کی ہیلپ کریں گے کہ تاکہ وہ نئے نئے ایریاز میں جہاں پہ بھی ضرورت ہے ہم اس میں سے ٹاپک سلیکٹ کریں گے. اور فردر وہی بات ہے کہ سم پیپل مائٹ بی رائٹنگ فار نیوز پیپر, کوئی کیا کرے گا, یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. سر آپ سے اس لیے ایک میں کنکلوژن چاہوں گی کچھ, اور جو کچھ آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں پلس اس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا. سنس یو ہیو اسپینڈ فیو ایئرس ان پشاور ان خیبر پختونخوا, آپ نے ہمارے اسٹوڈینٹس کا جب آپ نے جوائن کیا تو دیکھا, پھر جب آپ نے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی فرق پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنا اب ان میں کیوراسٹی ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ہیں کہ اس ٹائم پہ یہاں پہ میرے پاس لائک 60 پلس لوگ میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے فورم پہ ہیں. تو اور اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں, ڈپارٹمنٹ سے باہر کے بھی ہیں, یونیورسٹی کے بھی ہیں, اور میرے خیال ہے یونیورسٹی سے باہر کے بھی لوگ ہیں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا وہ ہے اسپیشلی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے. تو آپ کو چینج نظر آ رہی ہے؟ اگر چینج نظر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اس میں آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا کمنٹ کر کے اگر کنکلوڈ کر دیں سیشن. اب میں معذرت کروں گی اسٹاف اور اسٹوڈنٹ سے کیونکہ ڈبیٹ از ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ از گوئنگ آن. ہم تو چاہتے ہیں کہ 2 گھنٹے اور بھی ہم اسپینڈ کریں, لیکن اس ٹائم پہ شاید مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے, اور بعض لوگ اور بھی اس طرح ہیں. تو آپ ذرا اگر کنکلوڈ کر لیں تو بہت جی اچھا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر. جی اچھا میڈم, میں آپ کی جو بات آپ نے کی اسی پہ بات کروں گا, 1 منٹ میں کنکلوژن کروں گا. صرف رحمان وزیر کا ایک کوشچن میرے سامنے ایسے ہی آ گیا کہ ہم آئی ایم ایف سے صرف لون کیوں لیتے ہیں. رحمان وزیر, ہم صرف آئی ایم ایف سے لون نہیں لیتے. آپ اس سال کا بجٹ ڈاکومنٹ اٹھائیں, ہم کوئی 7,000 ارب کے ایکسٹرنل لون لیں گے اندازاً, اور اس میں سے صرف 700 ارب کا جو ہے وہ آئی ایم ایف کا لون ہے. 7,000 ارب میں سے 700 ارب. آئی ایم ایف کا لون ذرا مشہور زیادہ ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے نا, کچھ دوست زیادہ مشہور ہوتے ہیں. آئی ایم ایف بھی ہمارا ایسا ہی دوست ہے جس کی بات جو ہے وہ ذرا زیادہ جلدی اوپر پہنچ جاتی ہے. اچھا, ایک اور خالد, یہ علی شاہ, یہ ڈاکٹر آف اکانومی والا, یہ ٹرائنگل والی بات آج میں نے گروپ میں بھی پڑھی تھی اور ابھی دوبارہ انہوں نے یہاں پہ کر دیا کہ جی یہ بیسیکلی ایک ٹرائنگل ہے, پاکستان, آئی ایم ایف اور یو ایس اے, اور اس وجہ سے یہ گیم چلتی ہے. دیکھیں, میری ایک جنرل سی اوپینین ہے, یہ سب ایسی باتیں ہیں. آپ کچھ بھی لکھ دیں, کچھ بھی لکھ دیں, میں اس میں چائنا کو ایڈ کر دوں تو میں کہوں اسکوائر ہے یا ریکٹینگل ہے. ایک اگلا بندہ یورپ کو ایڈ کر لے اور کہے نہیں ایکچولی یہ ہے پینٹاگون ہے, ایک اور ہیگزاگون بنا دے. یہ سب ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں, ان کی اکثر ریئلٹی نہیں ہوتی. دیکھیں, جب ہم, یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے کہ ہم جب ریئل ایشوز کو فوکس نہیں کرتے نا تو ہم نان ایشوز میں کھو جاتے ہیں. یقین کریں, آپ کو میں ایک چھوٹا سا فارمولا دیتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, یہ میری نصیحت مان لیں, نصیحت سمجھ لیں. ایک چھوٹا سا فارمولا ہے, آپ اپنی ڈیلی عادت بنا لیں کہ میں ایک آرٹیکل پڑھوں گا کسی اچھے جرنل سے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ, روزانہ اکنامک سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل یا نیشنل کوئی اچھا نیوز پیپر آرٹیکل پڑھوں گا, 1 یا 2, اور اپنی زندگی کا آبجیکٹو بنا لیں کہ ڈیلی آپ ایک نئی چیز لرن کریں گے. میں آپ کو آج کا بتا سکتا ہوں, میں نے آج بھی فسکل انہی بجٹ کے ایشوز پہ آج صبح میں نے آپ کی تیاری کرتے ہوئے بھی کئی چیزیں نئی لرن کی ہیں. جس دن آپ ایک چیز نئی لرن کریں گے آپ سوئیں نہیں, لیکن ریئل والی لرننگ کسی اچھے اتھینٹک سورس سے, یہ وظیفہ ہے. سمجھ لیں کہ آپ کے دماغ سے یہ فضولیات نکل جائیں گے. یہ جو آپ کو لوگ ڈی ٹریک کرتے ہیں نا کہ یہ ٹرائنگل ہے تو یہ اس کے پیچھے یہ ہڈن آبجیکٹو ہے, یہ سب تب تک باتیں ہیں جب تک ہم ریئل ایشوز کی طرف نہیں جاتے. زیادہ بہتر یہ ہے
کہ آپ جو ہے آپ ریئل ایشوز کے اوپر پڑھنا شروع کریں. ڈیبیٹ بعد کی بات ہے, پڑھنا شروع کریں. روز اپنے آپ سے پوچھیں میں نے آج نیا کیا سیکھا اپنے ٹاپک میں. میں نے بتایا نا, میں تو بجٹ پہ 6 سال سے لوگوں کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں, لیکن میں نے تو آج بھی اس پہ کچھ نیا سیکھا ہے. اچھا, حسنات کی سجیشن کہ ہم اس کے اوپر کوئی پراپر ٹویٹر سپیس بنا لیں, اچھی سجیشن ہے, اس پہ چلیں سوچتے ہیں. چلیں اب بھی میرے خیال میں ہم اس کو کنکلوڈ کر لیں. میڈم کی بات 100% صحیح, اور میری ایویلیویشن اپنی کہ اگر میں نے جتنے سیمینارز دیے ان میں رینک کروں تو میرے ابھی میں لٹرلی بغیر کسی اس کے کہ وہ کہتے ہیں سامنے کی تعریف, میں نے کافی یونیورسٹیز میں دی ہیں اور جگہ پہ بھی دی ہیں, میں لٹرلی یونیورسٹی آف پشاور کو نمبر 1 رینک کروں گا کیوریاسٹی میں. لوگ تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, لوگ انٹرسٹیڈ ہیں. رات کے 10:30 بجے بھی آن لائن ہیں, 62 لوگ ہیں. مجھے پتا ہے لوگ 62 جوائن کر لیتے ہیں, آدھے گھنٹے بعد 32 ہوتے ہیں. انٹرسٹنگلی اس بات کرتے ہوئے 62 سے 63 ہو گئے پارٹیسپینٹس. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے حسنات کی سجیشن کہ ٹویٹر پہ سپیس بنائیں. یہ سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گروپس کے اندر بھی میں نوٹ کرتا ہوں کہ لوگوں اسٹوڈنٹس کے اندر ایک اچھی ڈیبیٹ کا کلچر بن رہا ہے. یہ اچھی بات ہے. اچھا, یہ میرا سیمپل, یہ یاد رکھیے گا, یہ بات میرے سیمپل کی حد تک ہے کہ جتنوں کو میں نے سیمینار دیا ان میں یونیورسٹی آف پشاور کو نمبر 1 رینک کر رہا ہوں. اگر کسی اور یونیورسٹی کا بندہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے آگے ہیں تو نو ڈاؤٹ وہ ہو سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے ان تک پہنچنے کی. بہرحال یونیورسٹی آف پشاور کو میں آج بھی اپنی یونیورسٹی کہتا ہوں, اور میڈم اس میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے, آپ نے میرا کہا. تھینک یو سو مچ, جو تھینک یو سو مچ. چیئر ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ میٹر کرتا ہے. اگر یہ آج کی بیٹھک آپ نہ سجاتی تو میں شاید, ظاہر ہے میں نے نہیں بولنا تھا, میں تو ٹائم دے رہا ہوں لیکن آپ کا انویٹیشن تھا تو بول رہا ہوں. تو امپورٹنس ہوتی ہے ہر ایک کی, اور چیئر کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ سر, اٹس یور گریٹنس. آپ کی وجہ سے یہ سیمینار ہے اور آپ کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں, اور اگر آپ کنکلوڈ نہیں کریں گے, آپ ابھی بٹھائیں گے تو ہم پھر بھی بیٹھے رہیں گے, کوئی وہ نہیں ہے. نہیں بس صحیح ہے. انشاءاللہ میں اب لوگوں کو زیادہ ان کے صبر کا امتحان نہیں لیتا, لیکن لوگوں کا انٹرسٹ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ وہ میرے سے زیادہ انرجیٹک ہیں. لیکن چونکہ لکیلی میں آپ کے گروپس میں ہوں, آپ یہ جو کوسچن ان کے رہ گئے ہیں وہ گروپ میں پٹ کر دیں, میں آج یا کل آپ کو رسپونڈ کر دوں گا. اور گروپ میں سارے لوگ جو ہوتے ہیں سارے ہی اس کو سن لیں گے, میں وائس میسج کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. جی جی بالکل. ونس تھینک یو اگین سو تھینک یو مچ. میڈم فار انویٹیشن. نہیں سر, تھینک یو سو مچ. وی وانٹ ٹو سی یو آن ادر اوکیزنس. ہم انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کریں گے اور باقاعدہ کریں گے, اور ہم آپ کی کوشش کریں گے کہ اس پروٹوکول کے ساتھ کریں. یہ آن لائن ہوا ہے اور ابھی کلوزنگ ہو رہی ہے, اور آپ کو ڈنر ہم آفر نہیں کر سکتے, لیکن ادار رہا انشاءاللہ میری طرف سے. تو آپ جب بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا سا لنچ, اچھا سا ڈنر کرائیں گے. تو یہ میری طرف سے ادار ہے آپ کے لیے. اور تو ہم آپ کو آپ کے برابر تو نہیں دے سکتے, نہیں دیا, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر, اینڈ ایوری باڈی تھینک یو سو مچ, اینڈ آل دوز فرینڈز دوز ہو ہیو جوائنڈ, تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے اس وقت ٹائم نکالا ہمارے سیمینار کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک خدا یو. حافظ. خدا